ये बड़े विचित्र बात है। अरे भाई, गलती करे कोई और, माफी मांगे कोई और। ये बीजेपी के ही शासनकाल में होता है क्या कि शिक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए? जवाब देता खेल मंत्री, खेल मंत्री को जवाब देना चाहिए, एक कोने पे जाकर के बोलता है कृषि मंत्री, कृषि मंत्री को जवाब देना चाहिए किसी सवाल का, इस देश में जवाब देती है वित्त मंत्री। कमाल है, क्या प्रथा है, क्या रिवाज है? घर की जमीन पर कोई हिंदुस्तान देश नहीं है। इनके पासपोर्ट को देखो ना। ये माइकल हाल अगर बहुत हिम्मतदार हैं, बहुत बड़े गुंडा हैं, तो एयरपोर्ट पे जाकर के जिसमें लिखा हो हिंदुस्तान देश, ऐसा इनका पासपोर्ट हो तो उसे जाकर के दिखा दें अबोर्ड इंडिया। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समेत। भोजपुरी में एक कहावत है, जबरा मारे रोवे न दे, और गरीब की बीबी सबकी भौजाई। वही हालत आज बीएसपी के सांसद दानिश अली के साथ हो रहा है। हुआ क्या कि पार्लियामेंट में जो नया संसद बना है उसमें दानिश अली को बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने जो शब्द कहा उसको हम आपके सामने बोल भी नहीं सकते। लेकिन आज बीजेपी के नेता और सांसद उनको बचाने के लिए क्या क्या कह रहे हैं कि हाँ, दानिश अली के साथ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर बिधूड़ी के साथ कार्रवाई होता है तो दानिश अली के साथ भी कार्रवाई होना चाहिए। क्या ये न्याय की बात है? इसी बात को समझने के लिए मैं एडवोकेट मास्टर सुरेश चंद्र जी से समझने के लिए आया हूं कि क्या जो दानिश अली के साथ ये हो रहा है क्या उचित है। अच्छा मास्टर जी, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को, आपके दर्शकों को भी और आपको भी। अच्छा मास्टर जी, आपसे पहला मेरा सवाल रहेगा, जो रमेश बिधूड़ी साहब ने उस संसद में जो भाषा यूज किया है, क्या ये सांसद की भाषा हो सकती है या एक गुंडे की भाषा हो सकती है? देखिएगा, जो रमेश बिधूड़ी जी ने जो इस्तेमाल किया भाषा, तो ऐसे आदमी को तो मुझे तू तड़ाक और बदतमीज से बोलना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं कानून का आदमी हूँ, अगर एक कोई बदतमीज हो गया है, अगर एक कोई गुंडई पे उतर आया है, अगर एक कोई असभ्य हो गया है, तो उसके साथ मेरे अल्फाज असभ्यता के नहीं होने चाहिए, सभ्यता के होने चाहिए। तो जो रमेश बिधूड़ी जी ने ये बर्ताव किया, व्यवहार किया, वो संसदीय प्रणाली में, लोकतांत्रिक प्रणाली में सरासर एक अपराध की श्रेणी में चला जाता है। और कोई यदि ये कहता है कि दानिश अली जी ने भी कोई बात बोली, तो अगर मान लीजिए कोई किसी की गर्दन उड़ा रहा है, तो क्या दूसरा आदमी उसकी गर्दन उड़ाएगा? क्या भारतीय कानून, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परंपराएं क्या ऐसा कहती है? इसलिए ये तो दानिश अली को अब लोग बदनाम करने की बात से ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। नहीं तो जो कार्रवाई की आज मांग जनता, इस देश की जनता, जो सभ्य जनता है, जो भाईचारे का बर्ताव चाहती है, मृदभाषी है, मृद व्यवहारी है, वो जो आज ये कह रही है कि रमेश बिधूड़ी की जो सांसद हैं, उनकी जो संसद की जो सदस्यता है वो समाप्त कर देनी चाहिए। तो ये अगर इन्होंने ये काम न किया होता
और यदि दानिश अली जी की गलती कहीं होगी या हुई होगी, मेरी जानकारी में तो अभी तक आया नहीं, और ये देश बड़े विचित्र लोगों का है, तो ये उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन वाइस वर्सा तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। दानिश अली जी ने कोई अल्फाज बोला नहीं, उनका व्याख्यान मैंने भी सुन लिया है। तो ये एक तरफा, क्योंकि उस आपराधिक कृत्य के लिए उन पे कानूनी कार्रवाई का शिकंजा कसा जा रहा है और कसना चाहिए, उसके बचाव में कुछ लोग इस तरह की बात व्यर्थ में बोल रहे हैं, उसमें सच्चाई कहीं कुछ नहीं। अरे साहब, कह रहे हैं कि राजनाथ ने तो माफी मांग लिया है, और क्या चाहिए? ये बड़े विचित्र बात है। अरे भाई, गलती करे कोई और, माफी मांगे कोई और, ये बीजेपी के ही शासनकाल में होता है क्या? कि शिक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए, जवाब देता खेल मंत्री, खेल मंत्री को जवाब देना चाहिए, एक कोने पे जाकर के बोलता है कृषि मंत्री, कृषि मंत्री को जवाब देना चाहिए किसी सवाल का, इस देश में जवाब देती है वित्त मंत्री। कमाल है, क्या प्रथा है, क्या रिवाज है, पूरी संसदीय प्रणाली को टोटली भंग कर दिया है। अरे जिससे रिलेटेड जो सवाल है, जिससे रिलेटेड, जिससे संबंधित जो कहीं प्रश्न उठ रहे हैं, तो जवाब तो उसको देना चाहिए। माफी तो विधुरी जी को मांगनी चाहिए, पूरी संसद से मांगनी चाहिए, चाहे बीजेपी के सांसद हैं, चाहे और किसी के सांसद हैं, चाहे बसपा के सांसद हैं, चाहे वो दानिश अली जी हैं, चाहे कोई और हैं, चाहे कोई और हैं, इवन दें दर्शक दीर्घा में भी अगर कोई बैठे हैं, उन पर भी तो असर पड़ता है इस बात का, तो माफी तो उनसे भी मांगनी चाहिए। अब तो बीजेपी के एक नेता हैं रवि किशन जी, वो भी यही मांग कर रहे हैं कि अगर विधुरी के साथ कार्रवाई होती है तो दानिश अली के साथ होना चाहिए। दानिश अली का ये गलती है कि जब कोई भाषण देता है, अपना स्पीच रखता है, तो कमेंट कर देते हैं, उनको यह आरोप लगाया जा रहा है, बीच बीच में वो सवाल कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूं, जो स्पीकर थे सदन के, अध्यक्ष थे, वो कहां थे? ये जो रामकिशन है, क्या बीजेपी में यही प्रचलन हो गया है क्या? तो ये गुंडागर्दी की परिभाषा है कि अगर उनके साथ ऐसा हुआ, मतलब उसकी गलती को गलती स्वीकार नहीं कर रहे, आपका रक्षा मंत्री जी कर रहे हैं गलती को स्वीकार, रमेश विधुरी जी की जो उन्होंने गलती की, उसको मेरा रक्षा मंत्री तो स्वीकार कर रहा है, और सदन से और जो भी सुन रहे हैं उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं। लेकिन रामकिशन जी कौन होते हैं? रवि किशन कौन होते हैं? एक सांसद है ना, मंत्री भी है क्या? और मंत्री है तो गुंडा है क्या? ये कुछ शर्त है? अरे भाई, आपका संसदीय कार्रवाई में से क्यों निकाल दिए गए अल्फाज? रोकते ना। जो अभी आपने शुरुआत में कहा कि हम तो उन शब्दों को बोल भी नहीं सकते, क्योंकि जो संसदीय कार्रवाई में से जब निकाल दिए गए, तो उन अल्फाजों का महत्व तो रहता नहीं है, लेकिन असर जरूर रहता है। दानिश अली रो पड़े, और ये जिन रमेश विधुरी जी के ऊपर चर्चा है, क्या है? अरे भाई, क्रैशर चलाते हैं ना भाटी माइंस में, पहाड़ियों को तोड़ा है ना, उसको बेचा है ना, ईमानदारी से कमा करके दानिश अली की तरह वो बॉलीवुड के लोग हैं, अमीरी गरीबी में भी अगर देखा जाए तो। और फिर अमीरी गरीबी भी एक ताक में रख दो, किसी से बराबरी नहीं है। अरे बाबा साहब का संविधान बराबरी का अधिकार देता है। अरे उन्होंने वोट का अधिकार, जिसके लिए तुम जा करके पैर छूते हो, गंदे हाथों को सर पे रखवाते हो कि बाबा मुझे वोट देना, तो राजा हो चाहे कोई रंग हो, कोई अधिकारी हो चाहे कोई भिखारी हो, सबकी वोट की कीमत एक जैसी बना करके बाबा साहेब ने भारतीय संविधान में समानता की बात कही है, बराबरी का अधिकार दिया है।
तो ये गुंडागर्दी की। अब आप कहेंगे, अब भाई परिभाषा देखो ना, गुंडागर्दी की परिभाषा क्या है, उसी में तो ये आ जाता है। नहीं तो फिर ये बात तो वो गृह मंत्री जी से कहें, आपने क्यों क्षमा याचना की? गृह मंत्री जी को धमकाएं, हम मान लेते हैं, रक्षा मंत्री जी को धमकाएं, मान लेते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने माफी क्यों मांगी, आपको नहीं माफी मांगनी चाहिए थी, ऐसा आपने गलत किया है, बोल के दिखाएं। अगर वो बीजेपी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, तो रक्षा मंत्री जी को धमका करके दिखाएं कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है, जो सदन में माफी मांगी है रमेश बिधूड़ी के पार्ट पर। गलती उन्होंने की, क्षमा याचना उन्होंने की। अच्छा सर, ये चीज बताइए आप, क्या जो रमेश बिधूड़ी ने बोला है तो बीजेपी का पर्दा उठा दिया क्या? बीजेपी में यही होता है? देखिएगा, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि रमेश बिधूड़ी जी बैकवर्ड के लोग हैं, और बैकवर्ड वालों का ऐसा माना गया है कि बुद्धि जो होती है वो पीछे को होती है, आगे वाली बुद्धि काम करती है, जिनके पीछे बुद्धि होती है दिमाग काम नहीं करता। तो सर मनवादियों ने गढ़ा है सर। तो मनवादियों को वो करें ना बेइज्जत। अगर वो इतने लायक बन गए हैं, भारत के सांसद हैं, तो उनको बेइज्जत करके दिखाए ना, जिन्होंने इनको गाली दी। और इनको ही गाली नहीं दी, अभी 2 कौम और हैं, और 3 पशुओं की कौम है जिनको भद्दे अल्फाज बोले हैं लोगों ने कहा है कि मीना गुजर कंजर कुत्ता बिल्ली बंदर ये 6 कौम न होती तो खोल के बढ़िया सोती। तो मेरा तो रमेश बिधूड़ी जी को ये कहना है, अनुरोध है कि जिन्होंने हमें चोर तक कह दिया, इस ईडियम में, इस मुहावरे में, इस कहावत में, जो राजस्थान की कहावत है, दिल्ली देहात की कहावत है, उत्तर प्रदेश पश्चिम की कहावत है, हरियाणा की कहावत है, लोग कहते हैं, बोल देते हैं। तो जिन्होंने हमको चोर कह दिया, जिन्होंने हमें कुत्ता बिल्ली और बंदर की श्रेणी में ला दिया, गुस्सा होना चाहिए था, नाराजगी होनी चाहिए थी, तो उन लोगों को ढूंढते। अरे किन्होंने हमको बेइज्जत किया, किन्होंने कौम को बेइज्जत किया? वो काम न करके एक सभ्य आदमी के साथ में ये गुंडागर्दी का व्यवहार कौन क्षमा कर देगा? अरे एडवोकेट साहब, आप ये बताओ, आरएसएस के लोग अब कह रहे हैं कि जितने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं, आपको गुरुद्वारा में जाना चाहिए, मस्जिद में जाना चाहिए, चर्च में जाना चाहिए, इतना उनको सिंपैथी लोगों के प्रति आ रहा है। आप कैसे बात कर रहे हैं आप? अरे जलाते भी तो वही हैं, ईसाइयत वालों को बंद कराते हैं कि ये धर्म मतांतर करा रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं, तो कौन विरोध कर रहा है? अगर ईसाई धर्म आरएसएस के मुताबिक बहुत बढ़िया है, मैं तो स्वीकारता हूं, क्योंकि भारत में प्रचलित है। पर दलितों के लिए ईसाइयत जब इंडिया में आई, सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके माध्यम से ईसाइयत आई और इन लोगों पर राज किया। उन्होंने पद दलितों को सराहा, स्वीकारा, और उनको बराबर की हैसियत पर लाने के लिए बहुत सारे काम भी किए हैं ईसाई धर्म के लोगों ने। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, मैं किसी ईसाई धर्म का वकील नहीं हूं, लेकिन मैं वो कह रहा हूं कि पद दलितों को तो छोड़ दो। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है कि ईसाई धर्म पद दलितों के लिए एक प्रकाश पुंज की तरह है जो उजाला देने का काम करता है। लेकिन कोई अगर ये सवाल कर दे मेरे से कि तो फिर बाबा साहिब को ईसाई धर्म अपनाना चाहिए था, ना ना ना, बाबा साहिब की मानसिकता ये रही कि जहां मैं पैदा हुआ हूं, जिस जमीन पर, जहां जिस देश की जमीन पर मैं पैदा हुआ हूं, वहां के जमीन पर क्या कोई धर्म बना है? तो 4 धर्म इस देश में बने हैं। सबसे पुराना धर्म तथागत गौतम बुद्धा का दिया हुआ बौद्ध धर्म है। उसके बाद इधर जैन धर्म भी है, यहीं से पैदा हुआ है। यहां पर सिख धर्म भी है, यहीं के संत महापुरुषों ने पैदा किया, बनाया। यहीं पर सतनामी धर्म भी है, जिसे संत गुरु घासीदास जी ने बनाया। तो उनमें से सर्वोत्तम और सर्व प्राचीन धर्म बौद्ध धर्म को बाबा साहेब ने अख्तियार किया था।
अगर इनका आरएसएस वालों के मुताबिक या किन्हीं बीजेपी की विचारधारा के मुताबिक अगर हिंदू धर्म इतना ही बढ़िया होता जो आज कलेश चल रही है, नहीं तो जो लोग ये कह रहे हैं कि चर्चों में जाओ, और जाना चाहिए, आदमी हो, वहां पर भी आदमी है, भारतीय ही तो हैं, गुरुद्वारे में जाओ, हाँ हाँ बिल्कुल। सिख धर्म का जो शब्द है ना, सिख, सिख का अर्थ होता है सिक्खी, सीखे जाओ, पैदा होने से लेकर के 4 कंधों पे जाने तक। तो ऐसा धर्म है तो गुरुद्वारे जाना चाहिए। और अब तो ये कहने लगे होंगे कि मस्जिद भी जाओ, और नहीं कह रहे होंगे तो कहने लगेंगे। करें हाँ, इनकी गरज बनेगी, क्योंकि ये इनका दोहरा चेहरा है। एक तरफ नफरत के बीज बोते हैं, एक तरफ हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अरे हिंदुस्तान जब इस जमीन पर कोई है ही नहीं, संसार भर की जमीन पर कोई हिंदुस्तान देश नहीं है। इनके पासपोर्ट को देखो ना, ये माइके लाल अगर बहुत हिम्मतदार हैं, बहुत बड़े गुंडा हैं, तो एयरपोर्ट पे जाकर के जिसमें लिखा हो हिंदुस्तान देश, ऐसा इनका पासपोर्ट हो तो उसे जाकर के दिखा दे अबॉर्ड इंडिया। मुंह की बकाबकी से क्या है, सेखी बखाने से क्या है? किसी मतलब सभ्य आदमी को डराना, धमकाना, बेइज्जत करना, तो ये तो गुंडे की परिभाषा में आता है। अच्छा सर बताइए, बीजेपी के जितने ऑफिस हैं वो 5 तारा होटल के समान बने हुए हैं, ये पैसे कहाँ से आते हैं सर? हाँ, उन्होंने तो अभी वो कुछ बॉन्ड भी जारी किए थे। इस देश में सबसे बड़ा अमीर राजनीतिक दल अगर कोई है तो बीजेपी है, जिसके पास 600 करोड़ से भी ज्यादा का उनका प्रॉपर्टी है। 600 करोड़ से ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। तो वो पैसा इनके पास जो पूंजीपति लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, अरे मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये सारा जमाना कह रहा है कि मोदी साहब यदि कोई प्लानिंग कर रहे हैं सरकार की, रेल की, मेल की, गेल की, सेल की, तो सब अडानी साहब के लिए है, अंबानी साहब के लिए है, माल्या साहब के लिए। अरे मुझे बताओ, किसी किसान की इसी देश में भैंस के लिए बैंक से लोन लेता है, 10,000 रुपया लोन लिया, कर्ज नहीं पट पाया, भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। प्राकृतिक व्यवस्था का इस तरह के लक्षण हो जाते हैं, पशु दूध देना बंद कर देता है, आमदनी रही नहीं, लोन की किस्त गई नहीं, तो बैंक का मैनेजर उसके नाम आरसी काट देता है। 10,000 के लोन के ऊपर आरसी कटती है, और विजय माल्या, नीरव मोदी और बहुत सारे लोग हैं, वो हजारों लाख करोड़ रुपया लेकर के भाग जाए बैंकों का, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बहकाते हैं हमें कि उनको इधर प्रत्यार्पण की प्रक्रिया जारी है, कितना देर लगेगा। इसलिए बीजेपी के पास चूंकि पूंजीपति लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, इसलिए उन्होंने, और अभी रुकिएगा, इनकी सरकार तो जाने दीजिएगा, जैसे सरकार चली जाएगी ऐसे ही इनके भी घोटाले सामने आने लगेंगे। अभी तो चूंकि इनसे डरते हैं लोग कि कोई आदमी बोलेगा दिल्ली पर, कर्नाटका पे एफआईआर लॉन्च कराएंगे, और सारी झूठी एफआईआर लॉन्च कराते हैं लोग केवल मनोबल तोड़ने के लिए। और ये भी प्रक्रिया, ये जो प्रक्रिया है, आप बहुजन समय से हैं और एक प्रसिद्ध चैनल है, आपके चैनल को करोड़ों की तादाद में लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है दानिश अली जी के साथ, जो बसपा के सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद हैं, अमरोहा के सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद हैं वहां के, उनका मनोबल तोड़ने की ये प्रक्रिया पूरी की गई है कि ये औरों के मुकाबले कुछ चुस्त और दुरुस्त हैं, मनोबल के पक्के हैं, इनका मनोबल तोड़ दिया तो दूसरों का भी मनोबल टूट जाएगा। अच्छा सर एक बताइए कि बसपा भी इस समय चुप है दानिश अली के बारे में, तो बसपा भी तो कुछ नहीं कर रही है कि भाई धरना प्रदर्शन या कुछ तो करे? नहीं, देखिएगा, बहुजन समाज पार्टी चुप कहाँ है।
पहले ही दिन, चूंकि बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित दल है, अनुशासित राजनीतिक दल है, और राजनीतिक दल ही नहीं, एक संत महापुरुषों की एक विचारधारा है जिस पर चलती है, बाबा साहेब के सिद्धांतों को मानती है, उनके एहसान बंद है बाबा साहेब के, जिन्होंने सर्वोत्तम संविधान दे दिया संसार भर का। तो बसपा ने, माननीय बहन जी ने, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लोकप्रिय नेता हैं, आज सारे लोग, चाहे 38 दल वाले एनडीए हो, चाहे 28 दल इकट्ठे कर रखे हो, वो इंडिया हो, हाँ, ये सारे के सारे लोग आज बसपा की तरफ देखते हैं, मेरी माननीय बहन जी की तरफ। उनके एक एक अल्फाज सुनने के लिए आतुर हैं कि इधर आए उधर आए। लेकिन माननीय बहन जी इतनी सभ्य हैं कि अनुशासित तरीके से आलोचना करनी है ना। हमारा मकसद किसी का मनोबल तोड़ना नहीं है, लेकिन हाँ, जिसने मनोबल तोड़ने की प्रक्रिया अपनाई है, गुंडई दिखाने की प्रक्रिया पूरी की है, उसका विरोध करने के लिए सभ्य तरीके में उन्होंने ट्वीट किया है। और इतना ही नहीं, हमारे लोकप्रिय युवा नेता हैं आकाश आनंद जी, उन्होंने वही अल्फाज नहीं बोले जो मैं बोल रहा हूं। उन्होंने नहीं बताया उस आदमी की खासियत के क्या है वो आदमी, जो उस आदमी के जो अवगुण है, अवगुण के आधार पर जिस शब्द के अंदर परिभाषित हो जाना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए रमेश विधुड़ी जी, क्या वो शब्द माननीय आकाश आनंद जी ने नहीं बोला है? तो और क्या चाहिए? और फिर माननीय बहन जी तो वो हैं, माननीय बहन जी एक आदर्श सांसद रही हैं, राज्यसभा और लोकसभा की भी। उन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि जहां पर समाज के प्रति, समाज के कल्याण के लिए, समाज की आवाज वहां रखने के लिए, समाज की समस्याओं को वहां उजागर करने के लिए अगर नहीं बोला जाता है, तो ऐसी लोकसभा, और अब तो ये नया संसद भवन है जहां से शुरुआत इन्होंने बेइज्जती की कर दी है, जो वो संसद भवन, उसको तिलांजलि दे आई थी। और क्या आई थी माननीय बहन जी कि जहां पर मैं अपने समाज के बात न उठा सकूं, आवाज न उठा सकूं, ऐसे सदन में मेरा रहना उचित नहीं है। इसलिए बसपा चुप नहीं है, चल रहा है। क्या उसी को मानेंगे कि जो जैसे ये लोग हैं मॉब लिंचिंग कर दें? सबसे बड़े गाय मांस के व्यापारी इनके लोग हैं, मॉब लिंचिंग किसी और की होती है। तो उस तरह का उधर आग लगाओ, मणिपुर को फूंक दो, मणिपुर में ऐसे करा दो, और जगह ऐसे करा दो, ये काम बहुजन समाज पार्टी के गुणों में कहीं पर भी शामिल नहीं है, और ना इस तरह का कोई उम्मीद रखे। हाँ, सभ्यता में उसके लिए भी माननीय बहन जी प्लानिंग कर रही हैं कि सभ्यता में अगर डिमोन्स्ट्रेशन करने की आवश्यकता हुई तो वो भी किया जाएगा। और माननीय बहन जी जो भी फैसला लेंगे, हम उस फैसले के लिए हमेशा प्रतीक्षा में रहेंगे, उनके आदेश का पालन करेंगे। और आप लोगों को ऐसा कहने का मौका नहीं, ना तो आज है, आज भी बसपा चुप नहीं है, आज भी मेरे लीडर सब बोल रहे हैं। साधारण कार्यकर्ता मेरा डिबेट दे रहा है टेलीविजन पर, और मैं आपके साथ वार्तालाप में हुई हूँ, बहस में हुई हूँ कि हम चुप नहीं हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हम लोग सभ्य हैं, अनुशासित हैं, इसलिए अनुशासन में रहते हुए अपनी आवाज उठा रहे हैं और भी जोर से उठाएंगे। अच्छा एडवोकेट साहब, आप ये बताइए, क्या रमेश विधुड़ी को एक हथियार की तरह यूज नहीं किया जा रहा है? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि भाई बैकवर्ड वालों का दिमाग पीछे रहता है। मैं नहीं कह रहा हूं, बुद्धिजीवी लोग ही ऐसा मानते हैं और वो मजे मजे में बोल भी देते हैं इन लोगों के सामने। अच्छा, आपसे अगला सवाल रहेगा कि अभी आपने मणिपुर का नाम लिया, महिलाओं को नंगा घुमाएगा। अरे मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे भगवान ने पैदा किया है, महिलाओं का आरक्षण देखो बिल पास करा दिया, और क्या चाहिए? तो भगवान ने इनको इतना ज्ञान नहीं दिया? अगर इनका कोई भगवान है, मैं तो भय फॉर भूमि, गय फॉर गगन, वय फॉर वायु, ए फॉर अग्नि, न फॉर नीर, मैं तो 5 तत्वों को मान लेता हूँ। प्राकृतिक व्यवस्था के ये 5 तत्व हैं, इन्हीं से तो ये भगवान बोलते हैं। तो भगवान ने इनको अकल नहीं दी कि तुम महिलाओं को आरक्षण दे रहे हो, लेकिन आपने
बीवी को तलाक दे रहे हो, उसको छोड़ दिया, तलाक भी तो नहीं दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया। ऐसे आदमी को तो फिर लोकप्रिय भाषा में कुछ कुछ और कहते हैं, समाज की भाषा में, हैं? फिर काहे कि वो भगवान ने पैदा किए। भगवान ने पैदा इसलिए किया था कि अपनी जो बीवी है पूजा के योग्य है। मैं तो ये कह देता हूं कि जब मेरी पत्नी पूजा के योग्य हैं तो मुझे उनकी पूजा क्यों नहीं उन देवियों की तरह करनी चाहिए, और मैं तो करता हूं। मेरी शादी को 50 साल पूरे हो गए, 51 पूरे हो जाएंगे अभी अक्टूबर नवंबर के महीने में, 22 नवंबर को। तो मैं तो मानता हूं कि महिलाओं को मान सम्मान दूंगी, हाथरस में किस बहन बेटी को बेइज्जत करवा दूं। मैं सीधा आरोप की जो बात कर रहा हूं, वहां कोई और लोग नहीं थे। जिनका एफआईआर में नाम है वो वही लोग हैं, अव्वल दर्जे वाले लोग हैं जिनको कहा गया है। ले लीजिए जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो महिला आरक्षण हुआ है तो उसमें जात धर्म क्यों आप ला रहे हैं कि उसमें महिलाओं का इतना % आरक्षण चाहिए, ये करना चाहिए, इसमें जात धर्म क्यों आ गया? देखिएगा, जाति तो आएगी, आपने तो धर्म के ऊपर आरक्षण नहीं है। इस देश में जो आरक्षण व्यवस्था है वो धर्म के ऊपर नहीं है, वो जाति का प्रतिनिधित्व। अरे आप चौंक जाओगे, आपके सुनने वाले दर्शक भी चौंक जाएंगे। क्या चौंक जाएंगे? कि जाति आधार पर जनगणना नहीं होने दे रहे हैं, तो उसके पीछे मतलब क्या है कि महानवर कांशीराम साहब के मुताबिक जिस समाज की जितनी संख्या भारी उतनी उसकी शासन प्रशासन में हिस्सेदारी। तो जब SC ST के लोग, माइनॉरिटीज के लोग, बैकवर्ड के लोग जब ये जान जाएंगे कि इस देश में हमारी जो जनगणना है, हमारी तादाद, हमारी संख्या इतनी है, तो उतना ही शासन प्रशासन में हिस्सेदारी दो, पद दो। लेकिन अब हो क्या रहा है इस देश में? यहाँ तो बगैर किसी एग्जाम के, बगैर किसी इंटरव्यू के सीधे सचिव बना दिए जा रहे हैं। किसको बना रहे हैं? बैकवर्ड के आदमी को। लेटरल एंट्री से केवल इंटरव्यू भी नाम मात्र का है, सीधे ज्वाइनिंग। क्या जो अगला चुनाव होगा ये जाति गणना मुद्दा बन पाएगा? देखिए, हम लोगों को तो करना चाहिए कि भाई जब चुनाव में जा रहे हैं तो बिहार में जाति आधार पर जनगणना शुरू हुई, कुछ रुकावटें आई। आज की स्थिति का सही मायने में क्या रूप है ये कहना बड़ा टिपिकल है। और राज्यों से भी ये मांग उठी, और मेरा जो सिद्धांत है, ये मेरा व्यक्तिगत वो है कि मेरी संख्या तो बताओ रे, इस देश में मेरी संख्या कितनी है? तुम मेरे नाम पर वोट पाते हो, मेरे नाम पे अपनी वाहवाही लूटते हो, तो मेरी बिरादरी तो बताओ रे कितनी लोग हैं। फिर हमें उतना प्रतिनिधित्व दो, तब बताएंगे कि 3.5% कितने पे बैठेंगे, 5% कितने पे बैठेंगे, 6.5% कितने पे बैठेंगे। इसलिए तो चीज हो रही है, इसलिए तो जाति के आधार पर ये जनगणना नहीं कराना चाहते। धन्यवाद एडवोकेट मास्टर जी, आपने हमारे सवालों को उत्तर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे स्वागत एडवोकेट सुरेश चंद्र जी। आप इनके विचारों से कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं, और आप अपना विचार कमेंट में जरूर लिखें। हाँ, आपसे एक विनती है, इस हमारा काम पसंद है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज्वाइन करें। आपका मदद हमारे लिए बहुत जरूरी है, आपका प्रेम हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।